Hello everyone, today in this video we will learn how to use semantic tags and why are use semantic tag in HTML। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि semantic tags करते क्या हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो गाइज सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि semantic टैग होते क्या हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। ये सेमेंटिक टैग मतलब अचानक कहाँ से आ गया। अगर हम इससे पहले तो ये सुनते आ रहे थे कि हमारे पास इमेज लगाने का टैग था, वीडियो टैग था, हेडिंग टैग था, पैराग्राफ टैग था। तो सेमेंटिक टैग्स तो हैं, ये हैं क्या सेमेंटिक एलिमेंट्स, तो इसको हम डिटेल से देखने वाले हैं और ये हमारी HTML की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर इसके बाद हम जो है CSS स्टार्ट करेंगे और CSS को बिल्कुल क्लियरली और बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ समझने वाले हैं, क्योंकि HTML हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो हमने इसको 2019 वीडियो के अंदर हमने इसको कवर करा पूरे कोर्स को। इसके बाद हम CSS स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेमेंटिक्स टैग के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस सिंपली तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, सेमेंटिक्स टैग हमारे पास आ सेमेंटिक टैग एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट मीनिंग टू बोथ द ब्राउज़र एंड द डेवलपर। सेमेंटिक टैग बेसिकली क्लियरली हमें डिस्क्राइब कर देते हैं हमारे ब्राउज़र को और डेवलपर को कि इसका मतलब क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टेबल बनाया तो मैंने आपको वहाँ पर यूज़ करके दिखाया था टी हेड, टी बॉडी और इसके अलावा टी फुट। तो वो क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा था कि ये हमारे टेबल का हेड है, ये हमारे टेबल की बॉडी है, ये हमारे टेबल का फुटर है। तो वो एक डिस्क्राइब कर रहा था, बिल्कुल हमें एक स्पेशल एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था ब्राउज़र को भी और यूज़र को भी। अब ब्राउज़र को क्यों हम देना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई हम वेबसाइट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसको इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, इंटरनेट के ऊपर उसको लाइव करते हैं। जिससे होता क्या है कि हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने वेबसाइट जिस यूज़ के लिए बनाई है उसको यूज़र यूज़ कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आपने वेबसाइट बना दी है तो और अगर मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, अगर नहीं आ रही है वो सर्चिंग के अंदर, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने बना भी दी लेकिन लोगों तक मेरी वेबसाइट पहुँच ही नहीं पा रही है। तो बेसिकली होता क्या है, उसके लिए हमें वेबसाइट की SEO करनी पड़ती है। SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमें SEO को अच्छी करने के लिए कि हमारी वेबसाइट टॉप पर रैंक करे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ सेमेंटिक्स टैग का यूज़ करना पड़ता है जो कि हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हमारे पास सेमेंटिक्स टैग को और डिटेल से जानने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे चलते हैं और यहाँ पर आके मैं एक ब्राउज़र अपना ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक ब्राउज़र आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करूँ कि ऐसा समझ लो कि वेबसाइट रैंक या टॉप 10 वेबसाइट, यहाँ पर ऐसे मैंने टॉप 10 वेबसाइट कर लिया, ठीक है। अब देखो टॉप 10 वेबसाइट यहाँ पर मेरे पास आ गई है, पूरी लिस्ट आ गई। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी वेबसाइट्स आ रही है नीचे, जो कि ये हमें एक वेबसाइट बता रही है कि भाई 2024 के अंदर मोस्ट विजिटेड वेबसाइट इन दी वर्ल्ड अपडेट। अब ये चीज़ विकीपीडिया भी बोल रही है, यही चीज़ ये जो है सी मर्च करके भी आ रही है वेबसाइट, और मेज़ करके भी कुछ ना कुछ आ रहा है। यहाँ पर मल्टीपल बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, देखो ये वेबसाइट जैसे मैंने लिखा, लेकिन मैंने इस वेबसाइट का नाम नहीं लिखा कि भाई सिमर्स करके एक वेबसाइट होगी वो आनी चाहिए या विकीपीडिया ही आनी चाहिए। मैंने सिर्फ ये लिखा टॉप 10 वेबसाइट्स। तो ऑटोमेटिकली जिस वेबसाइट की सबसे अच्छी रैंकिंग थी, जिस पे लोग बहुत ही ज़्यादा विजिट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं, जिस वेबसाइट की SEO सबसे ज़्यादा अच्छी है और जो गूगल को पसंद आई। पसंद आने का मतलब ये है कि आपके जहन में सवाल होगा भाई गूगल को भी क्या पसंद आएगी, या भाई गूगल को पसंद नहीं, गूगल का जो सर्च इंजन है वो हमें जो है इसको वेबसाइट को पढ़ता है वो। अब आप बोलोगे भाई पढ़ता है क्या मतलब, अगर हम इधर आते हैं, देखो यही वेबसाइट उसने क्यों ला के दी, चाहता तो ये वेबसाइट भी टॉप पर ला के दे सकता था, बट नहीं, उसको इस वेबसाइट को रीड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो उसने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर जैसे मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली है, अब इसके अंदर आके मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, इंस्पेक्ट करा। जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट की पूरी HTML जो हमने लिखी, जो हमने लिखना सीखी है, कि स्टाइल ट्रैक तो हमने नहीं देखा। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर घुमाता हूँ बॉडी के अंदर। भाई यहाँ पर इसकी वेबसाइट की बॉडी कहाँ है, ये रही, ये इस वेबसाइट की बॉडी है। देखो हमने इससे पहले ये सारी चीज़ें देख चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर डिव टैग को हम देखने वाले हैं और बटन टैग हम देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेन टैग क्या है, ये सब इन लोगों ने क्या करा हुआ है, ये यहाँ पर डिस्क्राइब करा हुआ है। ये हमारा मेन सेक्शन है वेबसाइट का। तो इस तरह से इसके अंदर ये जो पूरी लिंक आ रहे हैं, लिंक तो हमने खैर देखे हैं, लिंक वगैरह आपको समझ में आ रहे होंगे, और यहाँ पर इसकी पूरी CSS आ रही है। तो ये सब जो है गूगल रीड करता है, इस सब को क्या है, गूगल रीड करता है, और वो ये देखता है कि इसके अंदर वेबसाइट में काम किस तरह से हुआ है।
देखो ये हम लिख रहे हैं कि डिव का टैग होता है, इसके अलावा हमारे पास H1 का टैग होता है, P का होता है, उसको समझ लो कि उसको कुछ मालूम नहीं है, वो किस तरह समझेगा। वो हमारी वेबसाइट के जैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक यहाँ पर जैसे मेरे पास ये मेन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी वेबसाइट का हेडर पार्ट है। इसके अलावा ये यहाँ से लेके जो पूरा टैग आ रहा है ये हमारे पास नेविगेशन बार है इसका वेबसाइट का। तो ये हमें हमें तो नज़र आ रहा है, CSS से हमने स्टाइलिंग करी हुई, डिज़ाइनिंग करी हुई, ये हमें तो नज़र आ रहा है, बट ये जो है गूगल को या गूगल के सर्च इंजन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये। तो हमें उसको टैग्स के ज़रिए बताना होता है कि ये हमारा नेविगेशन बार है, ये हमारा हेडर है, ये हमारा मेन कंटेंट है, मतलब कि ये हमारा सेक्शन एक आ रहा है अलग से सेक्शन। तो ये चीज़ें हमें उसको बतानी होगी। अब ये बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं, ये हमें बताना पड़ेगा कि ये फुटर है। अगर आपने अक्सर कहीं ना कहीं देखा होगा साइड के अंदर भी कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आ रहे होते हैं या कोई एड्स चल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी वहाँ पे टैग होता है जिसको हमें बताना पड़ता है कि ये टैग का ये काम है। तो इसके लिए हमें सिमेंटिक्स टैग का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम भी चाहें कि जो भी हमारी वेबसाइट को सर्च करें और ठक करके टॉप के ऊपर आ जाए। अगर मैं यहाँ पर आके सर्च करूँ HTML COURSE, HTML मैंने कोर्स सर्च कर लिया, तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक W3 वेबसाइट आ रही है, लर्न HTML करके आ रहा है, इसके अलावा बहुत सारे मेरे पास वेबसाइट्स आ रही हैं। तो यही वेबसाइट मतलब नीचे क्यों आ रही है, देखो सबसे अच्छी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस W3 स्कूल की हुई हुई है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आ रही है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा टॉप पर आ रही है और इसको रीड कर रहा है वो आसानी के साथ, सही है। तो इसी तरह से हमें अपनी वेबसाइट को भी रैंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ अच्छी तरीके से कोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप ये कर लो। तो हम इसको यूज़ करते हैं सिमेंटिक्स टैग, हमारे पास होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास एक होता है सिमेंटिक टैग और एक होता है नॉन सिमेंटिक। तो हम यहाँ पर रखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स। हमारे पास होता है 2 टाइप्स के, एक होता है डिव एंड एक होता है हमारे पास स्पेन। और ये करता क्या है, टेल नथिंग अबाउट इट कंटेंट। यहाँ पर ये करेगा क्या इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको और आगे दिखाऊं तो यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक टैग कौन कौन से होता है, फॉर्म टैग हमारे पास सिमेंटिक टैग है, टेबल टैग हमारे पास सिमेंटिक टैग है, आर्टिकल टैग क्लियरली डिफाइन इट कंटेंट के, ये हमारे पास टेबल हमने बनाया है। अगर टेबल के अंदर हम TR TD जो हमने देखा था पिछली वीडियोस के अंदर, तो अगर हम वो डायरेक्टली भी लगाते तो भी हमारा टेबल बनकर आ जाता। बट हमारे पास टेबल टैग लगाने से क्या हुआ, हमारे गूगल को उसके सर्च इंजन को समझ में आ गया कि हाँ भाई हमने टेबल बनाया है। इसी तरह से फॉर्म लगाने से क्या हो गया कि हमने जो फॉर्म पढ़ा है अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, तो वहाँ पर अगर हम डायरेक्टली इनपुट भी लगाते तो भी हमारे पास स्क्रीन पर आ जाता। बट फॉर्म लगाने से ये हुआ उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर यूज़र ने फॉर्म बनाया है। सेम इसी तरह से हमारे पास और बहुत सारी लिस्ट होती है सिमेंटिक एलिमेंट्स की। तो हम आके देखते हैं कौन कौन सा हमारे पास टैग होता है। आर्टिकल होता है हमारे पास, साइड होता है, डिटेल्स होता है, और फिग कैप्शन होता है, फिगर होता है, कैप्शन होता है, फुटर होता है, हेडर है, मेन है, मार्क है, नेव है, सेक्शन है, समरी है, टाइम है। तो और भी मल्टीपल्स हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं। अब ये टैग लगाना ज़रूरी तो नहीं है, मतलब अगर कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, बट किसी प्रोफेशनल अच्छे लेवल पे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए। अगर आप बोलते हो ना कि हमारी वेबसाइट की SEO कराना है, तो SEO करने वाला बंदा वो खुद लगाएगा। अगर आप नहीं लगाते हो तो वो खुद लगा कर देगा आपको, लेकिन आपको खुद को SEO भी आनी चाहिए, आपको खुद को अच्छा कोड करना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। हम इधर आते हैं और HTML कोर्स पर आते हैं और यहाँ पर आके एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML 16 के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं क्या करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा और यहाँ पर आके हम एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और इस फाइल का नाम रख लेते हैं index.html। और एक चीज़ और बताने वाला हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास HTML की जो लास्ट वीडियो है इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली जिस तरह से हम पहले काम कर रहे थे कि भाई HTML लिखते थे पूरी और हेड लिखते थे, टाइटल लिखते थे, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता था। तो यहाँ पर अब हम सिंपल तरीके से करने क्या वाले हैं, यहाँ पर इसकी एक शॉर्टकट है कि शिफ्ट का बटन दबाओ और 1 का बटन प्रेस करो। शिफ्ट और 1 का बटन जैसे आप प्रेस करते हो, 1 का बटन वो जो आपके कीबोर्ड के ऊपर वाले एरिया में आ रहा है, जैसे QWER जहाँ पे लिखा हुआ होता है ना सारे कीवर्ड्स जो हमारे बटन्स होते हैं, इसके ऊपर वाला 1, सही है। यहाँ पे शिफ्ट का बटन दबाने का 1 का बटन जैसे आप प्रेस करते हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें एक HTML की बनी बनाई बॉयलर प्लेट दे देगा। अब ये बॉयलर प्लेट क्या होती है, मतलब इसने एक बना बनाया कोड दे दिया, एक सेंटेंस दे दिया, उसको पता है आपको हर बार ही लिखना पड़ेगा, हेड लिखना पड़ेगा,
इसके अलावा टाइटल आपने लिखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ इसने लिख कर दे दिया। अब भाई इसने लिख कर तो दिया, लेकिन ये भाई आप बोल रहे होगे ये इतना सारा कहाँ से क्या आ गया, ये समझ से बाहर है। ये देखो, ये हम इसको क्लियरली डिटेल के साथ देखेंगे CSS के अंदर कि ये है क्या और इसको लगाने का बेनिफिट क्या हो रहा है, अगर नहीं लगाएं तो क्या होगा। इसके अलावा टाइटल तो हमें लिखना होता ही होता है। अब ये जो हमारे पास आ रहा है, ये क्या मतलब, ये क्या आ गया, डॉक टाइप मतलब HTML, और ये हमारे पास देखो ये चीज़ क्लियर करता है कि हम जो है यहाँ पर HTML5 का यूज़ करने जा रहे हैं। सिंपल वर्डों में ये कह लो, जैसे हमारे पास HTML के बहुत सारे वर्जन है। HTML5 अब जो हम इस वक्त लेटेस्ट जो चल रहा है उसको यूज़ कर रहे हैं। HTML4 आ रहा है, HTML3 हो गया। तो हर वर्जन के लिए अलग से यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले के टाइम पर डिफ़ाइन हुआ करता था। अगर आप वो जानना चाहते हो कि क्या लिखते थे तो वो भी मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर एक छोटी वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा मैं उसको शॉर्ट के अंदर कि क्या होता था वहाँ पर और क्या क्या यूज़ पहले होती थी सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हमारे पास HTML5 को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि HTML डॉक टाइप जो है ये हमारे HTML5 वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो लिखने जा रहे हैं वो HTML5 लिखने जा रहे हैं। इसके अलावा ये हमारे पास ये जो एट्रीब्यूट है लेंग EN करके, लेंग का मतलब है जो हम लिख रहे हैं HTML, वो लैंग्वेज जो है हमारे पास इंग्लिश है, हम इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास EN आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं। अगर स्पेनिश में लिखेंगे तो ESP हो जाएगा। तो सिंपली इसके अंदर डिटेल से नहीं जाना है, हमें सिर्फ इसको ऐसे लगा के रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये हम CSS के अंदर जब मीडिया क्यूरी यूज़ करेंगे तो ये उसके लिए यूज़ में होता है। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। ये करता क्या है, ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपकी जो वेबसाइट है आपने बनाई है बड़ी स्क्रीन के ऊपर अपने लैपटॉप के हिसाब से, अब यूज़र उसको मोबाइल में देखेगा तो उसको आपको मोबाइल के हिसाब से कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये चीज़, ये लाइन लगी हुई होना ज़रूरी है, वरना आपकी वेबसाइट कन्वर्ट होते हुए थोड़ा सा इशू करेगी, थोड़ा मसला करेगी। तो ये दो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ये इसको मैं और क्लियरली डिटेल से आगे चल के बताने वाला हूँ CSS के अंदर। अब हम सिंपली करेंगे क्या, अगर आप जैसे नेव बार बना रहे हो, सबसे पहले हम नॉन सेमेंटिक टैग के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो आप आज से पहले ये लेते थे लोरेम वगैरह, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास स्पेशली सिर्फ पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता था। अगर आपको पैराग्राफ से हटकर भी कोई काम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब आप CSS लिख रहे हो या आप ऐसा चाहते हो कि आप जब CSS लिख रहे हो उसके अंदर बॉक्स बनकर आ जाए, तो अब ये बॉक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब एक चकोर सा बॉक्स बनकर आ जाए, तो वहाँ पर तो ना भाई P का टैग उसके लिए तो होता नहीं है, सही है ना, H1 का टैग होता है। H1 का काम तो हमारा ये है कि हेडिंग डालना। अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हो या इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कि टाइम हो गया, अब टाइम हो गया तो टाइम के लिए तो P का टैग तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि आप तो बताना चाह रहे हो टाइम। तो इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास उसके लिए कोई टैग नहीं है, तो आप सिंपली उसको डिव टैग के अंदर लिख सकते हो। अब डिव टैग हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब ब्लॉक क्या होता है ये हम CSS के अंदर इसको मैं बताऊंगा कि ब्लॉक क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। चलो इसके अंदर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हमने लिख लिया कि यहाँ पर मैं दिस इज़ डिव टैग। अब डिव टैग हमारे पास एक ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर आके सबसे पहले फ़ाइल को अपना रन करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ डिव आ गया, ठीक है, ये हमारे पास डिव के टैग के अंदर जो कुछ लिखा हम आ गया। अगर मैं यहाँ पर आकर ए को डिव ले लेता हूँ और इसके अंदर बोलता हूँ कि दिस इज़, यहाँ पर आके दिस इज़ एन अदर डिव लिख लिया, ठीक है, फाइल को मैंने रिलोड करा। तो ये चीज़ आप नोट करो कि इस डिव के बाद देखो इतनी सारी यहाँ पर स्पेस आ रही है, पूरी लाइन खाली रखी हुई है, लेकिन ये दिस इज़ डिव एन अदर डिव जो है इसके बराबर में नहीं आया। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये इसने जो है ये पूरी विड्थ ले ली है, इसने पूरी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एरिया, पूरा एरिया जो है इसने कवर कर लिया। ये बोल रहा है कि मैं अपने बराबर में किसी और डिव को बैठने की परमिशन नहीं दे सकता, तो इसने इसको नीचे जगह दे दी है। तो ये हमारे पास डिव टैग क्या होता है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जहाँ भी आते हैं पूरी जगह ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो P का टैग है वो भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से ब्लॉक हैं, कौन कौन से ब्लॉक नहीं है। अब देखो इसने भी क्या करा, पूरी जगह ली हुई, आगे जगह नहीं दी है क्योंकि ये भी एक डिव था। अगर अब हमारे पास इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं, इनलाइन हमारे पास स्पेन का टैग होता है। जैसे अभी नॉन सेमेंटिक मैंने बोला था, जो नॉन सेमेंटिक टैग की बात कर रहा था उसके अंदर डिव होता है और एक स्पेन होता है। यहाँ पर मैंने स्पेन लिखा, पेज को रिलोड करा तो देखो ये भी हमारे पास P का था, मैंने बताया था ना ब्लॉक एलिमेंट है P हमारे पास।
इसके पास पूरी जगह थी लेकिन इसने जगह दी नहीं है, इसने पूरी लाइन ले ली है, पूरा एरिया कवर कर लिया है। इसने बोला मैं अपने बराबर में किसी और को बैठने की परमिशन नहीं दे सकता। अब मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ स्पेन। तो अब ये देखो इसके बराबर में अगर कोई मैं टैग लिखता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पर हमने लिख लिया आई का टैग और हमने इसके अंदर लिखा दिस इज़ आई, या इटैलिक कर लेते हैं इसको, दिस इज़ इटैलिक। तो अब देखो ये उसके बराबर में आके बैठ जाएगा। क्यों? ये इसलिए ऐसा हुआ कि हमारे पास इसने जगह दे दी। ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है, स्पेन का जो टैग है वो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा काम आ जाता है कि कोई आपने इतनी जगह में ही लिखना है जितनी आपको ज़रूरत है, तो फिर आप स्पेन एलिमेंट का यूज़ करोगे। और हम CSS के अंदर इसको और डिटेल से समझने वाले हैं कि डिव टैग क्यों यूज़ करते हैं और स्पेन टैग क्यों यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बाद जगह थी तो इसने जगह दे दी है। तो अगर आपको मालूम करना है कि कौन कौन से बिलो के लेवल एलिमेंट है, कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट है, तो आप यहाँ पर आके सिंपली तरीके से आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आके सर्च कर लेता हूँ HTML ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स कर लिए। तो अगर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स के लिए W3 स्कूल वाले ये समझा रहे हैं कि कौन कौन सा हमारे पास कौन कौन से ऐसे टैग हैं जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है हेयर आर दी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। तो हमारे पास एड्रेस टैग जो है ब्लॉक एलिमेंट है, डिव जो हमने अभी देखा ये भी हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है। अभी हम फुटर देखने वाले हैं, मेन सेक्शन, नेव, फॉर्म हमने देखा, H1 देखा, H6 तक जितने भी है, OL है, UL है, सब क्या है, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास ए का टैग हो गया, BR देखा, आई का टैग अभी हमने देखा, स्मॉल देखा, टाइम हो गया, स्पेन हो गया, इसी तरह से इनपुट हो गया, कोड हो गया, बहुत सारे हमारे पास EM देखा था हमने, बिग देखा था। तो ये बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टैग्स हैं जो कि इसके अंदर इनलाइन एलिमेंट होते हैं, कुछ हमारे पास ब्लॉक लेवल होता है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ब्लॉक और इनलाइन में क्या फ़र्क होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिमेंटिक्स टैग के आगे कि अगर आपने कोई नेव बार बनाना है तो नेव बार बनाने के लिए आप तो नेव बार डिव के अंदर भी बना सकते हो, बट डिव के अंदर बनाओगे तो वो हम CSS से स्टाइल करके उसको नेव बार का शेप प्रोवाइड कर देंगे। बट इशू ये आएगा कि जब हम उसको इंटरनेट पे वेबसाइट को अपलोड करेंगे, जब उसको होस्ट करेंगे, तो होगा क्या, वहाँ पे इशू ये आने वाला है कि वो हमारा गूगल जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इसको समझ नहीं पाएगा कि ये हमारी नेव बार है। तो इसलिए जो है नेव बार बनाने के लिए यहाँ पर हमें नेव का टैग यूज़ करना पड़ता है कि भाई हम नेव बार बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नेव टैग आता है जिसके अंदर हम नेव बार बनाते हैं और उसको समझ में आ जाएगा कि हम नेव बार बनाने के लिए जा रहे हैं। तो सिंपली ये हम इसको CSS के अंदर यूज़ करेंगे तो CSS में आपको समझ में आएगा और डिटेल के साथ। इसी तरह हमारे पास एक होता है, अगर आपकी कोई वेबसाइट आपने बना लिया, बहुत बड़ा कोई कंटेंट लिख लिया, तो आप उसके अंदर फुटर नाम का आप उसके अंदर हेडर नाम का टैग यूज़ करोगे कि ये मेरी वेबसाइट का हेडर है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का हेडर हो गया। अगर आपके पास वेबसाइट का कोई बीच वाला पार्ट आ जाता है तो आप उसको लिए बोलोगे कि ये मेरा मेन एरिया है, यानी कि ये मेरी वेबसाइट का मेन एरिया है। जैसे कि मैं इसी वेबसाइट पर आके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसी के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है भाई, मैं आ गया इस वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर आके देखो ये इस वेबसाइट का नेव बार है। तो इन्होंने क्या करा हुआ होगा कि नेव लिखा हुआ होगा। अब ये हमारे पास जो पूरी वेबसाइट का फ्रंट एंड आ रहा है ये हमारा हेडर है। ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला हमारे पास पूरा इसका मेन कंटेंट है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इनके पास पूरा मेन कंटेंट सेक्शन चल रहे हैं, अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं। अब ये सेक्शन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, ये हम देखते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने मेन सेक्शन लिख लिया। अब इस मेन सेक्शन के अंदर, अब इस मेन के अंदर हम मल्टीपल सेक्शंस बनाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि सेक्शन बना लिया। अब इस सेक्शन के अंदर जैसे कि अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट की बात करूँ तो वो उसका हेडर हो गया, ये पूरा फ्रंट एंड हो गया। और इसके अलावा अब आप मेन कंटेंट डाल रहे हो जहाँ पर आपके प्रोडक्ट आते हैं, आप प्रोडक्ट शो कराते हो, तो वहाँ पर एक पूरा मेन टैग के अंदर हम सेक्शन बनाते हैं कि ये हमारा सेक्शन है। और ये हमारा सेक्शन जो है भाई लेटेस्ट आर्टिकल के लिए, भाई ये हमारा जो सेक्शन है वो है लेटेस्ट आर्टिकल हम शो करा रहे हैं, इसमें लेटेस्ट आर्टिकल प्रोडक्ट इसके अंदर शो करा रहे हैं, तो ये इसलिए हो गया। अगर हमने एक और सेक्शन बनाना है कि भाई ये सेक्शन जो है हमारे पास पॉपुलर प्रोडक्ट के लिए, क्या भाई हमारा सबसे ज़्यादा ब्रांड ये बिक रहा है, तो ये अलग अलग सेक्शन आप बनाकर काम कर सकते हो। और इसको हम जब HTML CSS से पूरी वेबसाइट जब बनाएंगे, पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट जब हम बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको क्लियरली डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ कि ये मेन टैग का असल में यूज़ केस और ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या। अब ये हमारे पास देखो ये लगाना ज़रूरी नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारा काम हम डिव में कर सकते हैं, बट ये हमारी वेबसाइट की SEO के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएंगे। तो ये लगाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर रैंक करे, अच्छी लेवल पर टॉप पे जो है रैंक कर जाए, तो आपको सेक्शन नाम का टैग लगाना होगा।
अगर आपने अपनी वेबसाइट में कोई आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल नाम का एक यहाँ पर अलग टैग आता है, तो इसमें आप आर्टिकल डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारा आर्टिकल है। अगर आपने देखा होगा W3 स्कूल के ऊपर जब मैं गया था, यहाँ पर मैं W3 स्कूल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया और इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पर देखो मैं जैसे ही HTML के ऊपर आ रहा हूँ, अब मैं HTML पर आया, यहाँ पे जो साइड बार आ रहा है, इस साइड बार के अंदर पूरी एक अलग से कंटेंट चल रहा है और इस साइड पर जो राइट साइड पर देखो एड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऐड आ रहे हैं, इस ऐड को लाने के लिए या अलग से साइड बार बनाने के लिए हमारे पास असाइड नाम का टैग आता है कि यहाँ पर हमारा साइड बार का कंटेंट इसके अंदर ऐड होने वाला है। तो ये हमारी वेबसाइट को क्लियरली डिफाइन करेगा कि ये हमने साइड नेविगेशन में हमने काम करा है, ये हमने आर्टिकल लिखा है, या इसके अलावा ये हमने कोई अलग से सेक्शन बनाया, तो ये इसलिए यूज़ होता है। इस सारा जो काम होगा इस वेबसाइट के मेन एरिया के अंदर काम होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास वेबसाइट का फुटर होता है कि भाई ये हमारी वेबसाइट का फुटर है, हमने काम कर लिया। इस फुटर के अंदर हमारे पास जो है फॉर्म हो सकता है, सही है, हमारे पास इसमें फॉर्म हो सकता है। फॉर्म हम यूज़र जैसा यूज़र का फॉर्म बनवाना चाह रहे हैं, या इस सेक्शन के अंदर आप जो है टेबल ले सकते हो कि ये हमारा भाई यूज़र का हम इससे टेबल बनवाना चाह रहे हैं, टेबल का टैग है ये। इसी तरह से ये हमारे पास होते हैं सिमेंटिक टैग, जो कि वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इस वीडियो के अंदर कोई सवाल हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।